अरे भाई आगे के सभी, चलिए अपना जो टॉपिक चल रहा था महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा सिद्धांत था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, जिसके अंतर्गत अपन ने बेसिकली बात करी थी सबसे पहले कि भाई महाद्वीपों के विस्थापन के संदर्भ में जो प्रारंभिक जो विचार माने गए थे उन विचारों में अपन ने सबसे पहले बात करी किसका विचार था? अब्राहम आर्टेलिस का, जो एक क्या थे डच कार्टोग्राफर। और उन्होंने जब 1596 में विश्व का मानचित्र तैयार किया तो उस मानचित्र में सभी महाद्वीपों को क्या कर दिया? अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शित कर दिया और उसी के साथ महाद्वीपों के विस्थापन की बात क्या होगी? प्रारंभ हो गई। ठीक है, इनके बाद में दूसरा विचार जो रहा वो किसका रहा? फ्रांसीसी बेकन महोदय का 1620 में। और बेकन महोदय के बाद में किसका विचार आया? फ्रैंकलिन कार्लसवर्थ का 1850 में। कार्लसवर्थ के बाद में किसका आया? एंटोनियो स्नाइडर का 1858 में। उसके बाद में किसका था? फिशर महोदय का 1882 में। उसके बाद में एबी टेलर 1908। लेकिन सबसे सर्वमान्य जो सिद्धांत निकल के आया वो कब आया? 1912 में अल्फ्रेड वेगनर महोदय। तो इस कारण से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो माना जाता है किसका है? अल्फ्रेड वेगनर महोदय। अब वेगनर महोदय जो थे मूलतः क्या थे? जलवायुवेता। कहाँ के थे? जर्मनी के। तो जब वेगनर महोदय जलवायु का अध्ययन कर रहे थे विश्व के अलग अलग स्थानों पर घूम घूम कर, तो उनको 2-3 स्थानों पर ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए जो साक्ष्य वहाँ की जलवायु दशाओं के साथ मेल नहीं खा रहे थे, यानी कि वो जलवायु से क्या थे? विपरीत थे। अब वो दो साक्ष्य थे। पहला कौन सा था? पश्चिमी मरुस्थल में क्या पाए गए? हिमोड़ के जमाव। ये हिमोड़ क्या अवशेष पाए गए? और हिमोड़ क्या होता है? हिमनद के द्वारा लाए गए अवसादों का जमाव या ढेर क्या कहलाता है? हिमोड़ कहलाता है। अब चूंकि मरुस्थल है तो ऑलरेडी गर्म क्षेत्र है जहां पर बर्फ का बनना ही पॉसिबल नहीं है, वहां पर हिमोड़ के जमाव पहली बात तो कैसे मिल गए? तो पहली बात उनके माइंड में ऐसे भी हो सकता है आज तो ये क्षेत्र उष्ण कटिबंधों में हो, लेकिन प्राचीन काल में कहां पर हो सकता है? किसी शीत प्रधान क्षेत्र में जहां पर हिमनद की गतिशीलता रही हो, तो इस कारण से आ गए हो। और दूसरा जो इनको प्रमाण मिला वो क्या? अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका में किसके जमाव मिले? कोयले के जमाव। अब कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन। वनस्पति के दबाव से इसका निर्माण होता है। जैसे वनस्पति सतही भाग से कहाँ जाएगी? भूगर्भ में। और भूगर्भ में उसके ऊपर लंबे समय तक क्या लगेगा? ताप और दाब। उसके पश्चात वनस्पति का रूपांतरण किसमें होगा? कोयले में। तो कोयला मिला कहाँ? अंटार्कटिका। जहां पर वनस्पति का उगना ही पॉसिबल नहीं है वहां पर भूगर्भ में किसके भंडार मिल गए? कोयले के। तो इस आधार पर वहां पर भी इन्होंने माना कि आज तो ये भले ही शीत प्रधान क्षेत्र में, लेकिन प्राचीन काल में किसी विषुवतीय क्षेत्र के पास में रहा होगा जहां पर वनस्पति क्या मिली होगी? सघन। तो इन दो बातों के आधार पर इन्होंने अपना कौन सा सिद्धांत दे दिया? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब जैसे दो प्रमाण इनको मिले तो दो प्रमाण मिलते ही इनके मस्तिष्क में दो मान्यताएं विकसित हुई। मस्तिष्क में दो मान्यताएं क्या हुई? विकसित। यानी कि दो विचार किए इन्होंने अपने मस्तिष्क में खुद के में। पहला विचार तो क्या किया कि या तो क्या हो सकता है? स्थलीय भाग। स्थलीय भाग क्या रहे हो? गतिशील व जलवायु कटिबंध। जलवायु कटिबंध क्या रहे हो? स्थिर। पहला विचार तो क्या किया कि भाई या तो कौन गतिशील हो सकता है? स्थलीय भाग। और जलवायु कटिबंध क्या रख सकते हैं? स्थिर। दूसरा विचार इन्होंने किया कि इसका उल्टा हो सकता है। उल्टा क्या हो सकता है? कि स्थलीय भाग जो है वो क्या रहे हो? अस्थिर। सॉरी, स्थिर है ना। स्थलीय भाग क्या रहे हो? स्थिर व जलवायु कटिबंध। क्या रहे हो? अस्थिर। दो विचार बैठे बैठे कर लिए मन में कि भाई या तो क्या हुआ होगा, ये घटना यदि अपन को मिली है तो या तो क्या हुआ होगा कि जो स्थलीय भाग है या जो महाद्वीपीय भाग है वो क्या रहे होंगे? गतिशील। और जलवायु कटिबंध क्या रहे होंगे? स्थिर। दूसरा इसका उल्टा बोलिए भाई ये ऐसा नहीं हुआ होगा तो भाई ऐसा हुआ होगा क्या कि भाई स्थलीय भाग क्या रहे होंगे? स्थिर। और जलवायु कटिबंध क्या रहेंगे? स्थिर। अब इन दोनों में से प्रभावी तो एक को ही मानना था कि भाई विचार तो दो कर लिए लेकिन प्रभावी तो क्या है? एक ही है। अब एक प्रभावी है तो इन्होंने प्रभावी किसको माना? इन्होंने माना कि भाई स्थलीय भाग क्या हो गए? अस्थिर। और जलवायु कटिबंध क्या रहे? स्थिर।
कारण क्या माना इसका इन्होंने, क्योंकि जलवायु कटिबंधों का निर्धारण किसके आधार पर होता है, सूर्य की स्थिति के आधार पर। अब सूर्य जो है ऐसा थोड़ी है कि भाई कभी विषुवत रेखा पे चमक रहा है तो कभी उत्तरी ध्रुव पे चला जाएगा। सूर्य की स्थिति क्या है, प्राचीन काल से अपने स्थान पर रही है, तो सूर्य की स्थिति में कभी परिवर्तन नहीं हुआ। तो सीधी सी बात है, फिर किसमें परिवर्तन हुआ है भाई, एक तो परिवर्तित हुआ है, और वो कौन परिवर्तित हो गया, स्थलीय भाग। कि स्थलीय भागों ने प्राचीन काल से वर्तमान समय तक अपनी स्थिति को क्या कर लिया, परिवर्तित कर लिया। तो इन्होंने पहली मान्यता को क्या मान लिया, प्रभावी मान लिया, और इसको प्रभावी मानकर क्या दे दिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दे दिया। अब इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने कुछ शब्दावलियों का क्या किया, प्रयोग किया। अब वो शब्दावली अपन को ध्यान रखनी है सबसे विशेष, क्योंकि एग्जाम में वही शब्दावली अपने आती है। सबसे पहला नाम इन्होंने जो यूज में लिया वो नाम क्या था, पेंजिया। ठीक है, पहला शब्द जो इन्होंने काम में लिया कौन सा, पेंजिया। पेंजिया का निर्माण दो शब्दों के योग से, पैन प्लस जिया, पैन प्लस जिया। पैन का तात्पर्य होता है ओल, जिया का तात्पर्य पृथ्वी, यानी कि कंप्लीट पृथ्वी। कंप्लीट पृथ्वी से तात्पर्य लिया गया समस्त स्थलखंडीय भाग, कि जो कंप्लीट स्थलखंडीय भाग है उस कंप्लीट स्थलखंडीय भाग को वेगनर महोदय ने क्या नाम दे दिया, पेंजिया नाम दे दिया। अब चूंकि जब सारा स्थलखंडीय भाग एक जगह आ गया है तो जलीय भाग भी तो है पृथ्वी पर। अब वो जलीय भाग कहाँ रहेगा, इसके चारों ओर। तो पेंजिया को जो चारों ओर से जिस जलीय भाग ने घेर रखा था, उस जलीय भाग को वेगनर ने नाम, ठीक है। तो दो शब्द रहे, एक कौन सा, पेंजिया, और एक कौन सा, पैंतालसा। अब पैंतालसा के बाद में तीसरा शब्द कौन सा, टैतिज सागर। और टैतिज सागर कब आया, कार्बोनिफेरस काल में, क्योंकि कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया का क्या हो गया, विखंडन। और विखंडन के लिए जो उत्तरदायी बल कितने, दो, एक तो कौन सा, ज्वारीय, और एक कौन सा, ज्वारीय बल तो किसका लगता है, सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण बल होता है उसे तो अपन क्या बोलते हैं, ज्वारीय बल। और पृथ्वी का स्वयं का जो बल है उसे क्या कहते हैं अपन, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इन दोनों बलों के परिणामस्वरूप इस पेंजिया का क्या हो गया, विखंडन। कौन से काल में, कार्बोनिफेरस काल में। और कार्बोनिफेरस काल में किसका निर्माण हो गया, टैतिज सागर। अब ये जो टैतिज सागर था ये इस पेंजिया को क्या कर रहा है, दो भागों में विभाजित कर रहा है। एक भाग इसके उत्तर का और एक भाग इसके दक्षिण का। यदि दो मित्र है, दो मित्रों के बीच में यदि तीसरा मित्र के कार्यक्रम कर रहा है तो दोनों के बीच में रहेगा, इधर वाले से भी राजी रहेगा, इधर वाले से भी राजी रहेगा। ठीक है, वो कहते हैं ना दोनों हाथों में लड्डू, उसके तो दोनों हाथों में लड्डू है लेकिन उधर के तो दोनों के लड्डू चले गए ना। ठीक है, तो यही काम कौन कर रहा है, टैतिज सागर। पेंजिया को क्या कर दिया इसने, दो भागों में विभाजित कर दिया। अब इसके उत्तर का जो भाग है तो पेंजिया, लेकिन ये क्या कहला रही है, उत्तरी पेंजिया। कौन सी है, उत्तरी पेंजिया। लेकिन ये जो उत्तरी पेंजिया है, इस उत्तरी पेंजिया को नाम क्या दे दिया, एक तो नाम ध्यान रखना क्या, लोरेशिया, ये इसे ही क्या कहा जाता है, अंगारा लैंड। दो नाम है उत्तरी पेंजिया के, एक तो क्या, लोरेशिया, और एक क्या, क्यों दिए भाई, कोई ना कोई लॉजिक रहा होगा। लोरेशिया, लोरेशियन सिल्ड का नाम सुना है, सिल्ड का मतलब होता है कठोर भूमि। प्राचीन क्रम की जो वर्तमान में अस्तित्व में है, लेकिन कैसी अवस्था में है, कठोर अवस्था में, उस कठोर भूमि को क्या कहा जाता है, सिल्ड। ठीक है, और सिल्ड कौन सी, लोरेशिया। लोरेशिया का पठार पड़ता है कनाडा में, उत्तरी अमेरिका में। तो उस सिल्ड के आधार पर तो नाम क्या दे दिया, लोरेशियन सिल्ड, ये लोरेशिया। और दूसरा नाम क्या, अंगारा लैंड। अंगारा नदी कहाँ बहती है, साइबेरिया में, चीन से निकल के जाती है, साइबेरिया में बहती है, ओकोटस्क सागर में जाके कहाँ गिर जाती है, प्रशांत महासागर में। अंगारा नदी के आधार पर क्या नाम दे दिया, अंगारा लैंड। ये तो कौन सा है, उत्तरी पेंजिया। लेकिन एक भाग कहाँ है इसके, उसको क्या कहा, दक्षिणी पेंजिया। और दक्षिणी पेंजिया का नाम क्या दे दिया, गोंडवाना लैंड। अब ये जो गोंडवाना लैंड है ये किसके आधार पर दिया, गोंडवाना लैंड। RRR मूवी देख ली जिसको ऑस्कर दिलवा दिया आपने, देख ली ना सबने। तो उसका जो वो हीरो था कौन सी जनजाति से था, NTR। अरे जूनियर NTR नाम नहीं है क्या उनका, कौन सी से जाति से थे। जब वो गीत गाता है उसके वो टॉर्चर किया जाता है तब वो पत्ता आके मुंह पे चिपकता है। गौड़ जनजाति तेरे को बुला रही है, कौन सी जनजाति, गौड़ जनजाति। अब भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में आज भी कौन सी जनजाति का बाहुल्य है, गौड़ जनजाति का बाहुल्य है। उस गौड़ जनजाति के आधार पर क्या नाम दे दिया, गोंडवाना लैंड। तो अंगारा नदी के आधार पर तो अंगारा लैंड, लोरेशियन सिल्ड के आधार पर लोरेशिया, और गौड़ जनजाति के आधार पर क्या नाम दे दिया, गोंडवाना लैंड। कितनी शब्दावली आई, 5। पहला कौन सा, पेंजिया,
दूसरा कौन सा, पैंतालासा, तीसरा कौन सा, तैतीस सागर, चौथा कौन सा, लोरेशिया, और पांचवा कौन सा, गोंडवाना लैंड। अब मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं वो इनके एग्जाम्पल से बनते हैं कि भाई वर्तमान में पेंजिया के तो अवशेष क्या है, गोंडवाना लैंड, पैंतालासा के क्या है, लोरेशिया के क्या है, और तैतीस सागर के अवशेष क्या है। तो अपन को विशेष ध्यान देना है इनके अवशेषों पर। तो सबसे पहले अपन बात कर ले इनके अवशेषों की। तो उसके लिए छोटा सा मानचित्र बना लिया जाए। ठीक है, ये महाद्वीपीय भाग, और आपको विशेष जो आधार मानना है वो लेना है किसको, करक रेखा को। ठीक है, सबसे पहला अपन ने क्या बताया, पेंजिया। तो पेंजिया में तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि कंप्लीट स्थलखंडीय भाग को वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया है, पेंजिया। तो सातों के सातों महाद्वीप किसके अवशेष है, पेंजिया के। सारे जो महाद्वीप है किसके अवशेष है, पेंजिया के। दूसरा पैंतालासा, पैंतालासा क्या है, क्योंकि जब सारा स्थलखंडीय भाग एक जगह था तब जगह उस समय केवल एक ही महासागर अस्तित्व में था, और उस महासागर को नाम दिया जाता है अपन वर्तमान में प्रशांत महासागर, क्योंकि वर्तमान में सबसे बड़ा कौन सा है, प्रशांत महासागर। लेकिन जैसे जैसे प्लेटें टूट रही है या फिर महाद्वीप खिसक रहे हैं तो नवीन टुकड़े बन रहे हैं, और नवीन टुकड़ों में जल किसका आ रहा है, प्रशांत महासागर का ही। तो उसके कारण जो अन्य महासागर बने वो किससे बने, प्रशांत महासागर से। तो बाकी का तो क्षेत्रफल बढ़ रहा है लेकिन प्रशांत महासागर का क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो पैंतालासा का अवशेष किसको माना जाता है, प्रशांत महासागर। तो पेंजिया के तो सातों महाद्वीप और पैंतालासा का अवशेष क्या है, प्रशांत महासागर। अब अपन को इसमें ध्यान रखना है भाई, अंगारा लैंड के तो कौन है, और गोंडवाना लैंड के। तो ये जो अपन ने करक रेखा खींच दी, इस करक रेखा के उत्तर का भाग, अब उत्तर के भाग में कौन कौन सा आया, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के साथ में यूरोप, और यूरोप के साथ में एशिया। यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप पड़ता है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। यहाँ पर छोटे छोटे द्वीपों का समूह है पड़ता है, उस द्वीप समूह को क्या कहा जाता है, पश्चिमी द्वीप समूह है। कौन सा, पश्चिमी द्वीप समूह है। ये जो नाम अपन ने 5 लिख दिए ये किसके अवशेष है, अंगारा लैंड। चाहे उत्तरी अमेरिका पूछ ले, चाहे यूरोप पूछ ले, चाहे एशिया, लेकिन एशिया में ध्यान रखना किसको हटाना है, प्रायद्वीपीय भारत को। पूरे भारत को नहीं, किसको हटाना है, प्रायद्वीपीय भारत को। अब प्रायद्वीपीय भारत को छोड़कर बाकी जो शेष एशिया है वो किसका अवशेष है, अंगारा लैंड का। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत किसका अवशेष आ जाएगा, गोंडवाना लैंड का। अब इस करक रेखा के नीचे का जो भाग है, इस नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है, ये आ जाएगा गोंडवाना लैंड, जिसमें कौन कौन आ रहा है, साउथ अमेरिका, साथ में अफ्रीका, साथ में प्रायद्वीपीय भारत। अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर एक द्वीप समूह जिसका नाम है मेडागास्कर, उसके साथ में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ में न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के साथ ये सारे किसके अवशेष है, गोंडवाना लैंड के। तो अंगारा लैंड के तो नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया और पश्चिमी द्वीप समूह है। बाकी से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका किसके अवशेष है, गोंडवाना लैंड के। अब बीच में क्या बचा, तैतीस सागर। तो अब क्या ध्यान देना है, तैतीस। यदि आपसे पूछ ले भाई तैतीस सागर का जीता जागता उदाहरण क्या है वर्तमान में, भूमध्य सागर। कि वर्तमान में जो भूमध्य सागर है वो किसका अवशेष है, तैतीस। लेकिन इसी भूमध्य सागर के समानांतर मिलने वाली खारे पानी की झीलें वो भी सारी किसकी है, तैतीस सागर के। यानी कि मध्यवर्ती अक्षांशों में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें किसके अवशेष है, तैतीस सागर। अब इधर से जैसे अपन थोड़ा आगे की ओर चलेंगे, यहाँ पर कैस्पियन सागर आ जाएगी, उसके बाद में थोड़ा आगे चलेंगे अरल सागर आ जाएगा, उसके पास अपने राजस्थान भारत की जो खारे पानी की झीलें हैं वो सारी किसके अवशेष है, तैतीस सागर के अवशेष। थोड़ा इधर की ओर आओगे तो यहाँ पर वैसे उत्तरी अमेरिका किसका अवशेष है,
अंगारा लैंड का है। लेकिन उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर जो ग्रेट साल्ट लेक, जो खारे पानी की झील है, वो किसका अवशेष है? तैतीस सागर का। इसी प्रकार यहाँ पर टर्की में वोन झील किसका अवशेष है? तैतीस सागर का। टर्की के पास में इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर कौन सा? मृत सागर, किसका अवशेष है? तैतीस सागर का अवशेष है। तो एक तो मध्यवर्ती अक्षांशों में मिलने वाली खारे पानी की झीलें, और इन खारे पानी की झीलों के साथ में इन मध्यवर्ती अक्षांशों में पाई जाने वाली वलित मोड़दार पर्वत श्रेणियां, जिसमें एक तो कौन सी? आल्प्स, एक कौन सी? एटलस, एक यहाँ पर एल्ब्रुज, एक यहाँ पर जैग्रोस, और एक अपना यहाँ पे हिमालय। क्योंकि हिमालय में अपन सीधी एक लाइन पहले स्टार्टिंग में ये लिखते हैं कि भाई जहाँ पर आज हिमालय खड़ा है, प्राचीन काल में वहाँ पर तैतीस नामक भूषण नदी थी। ठीक है, जहाँ पर किसका निर्माण हो गया? हिमालय का निर्माण हो गया। तो ये जो अपन ने पर्वत लिख दिए, हिमालय, एल्ब्रुज, जैग्रोस, आल्प्स और एटलस, ये पर्वत किसके अवशेष है? तैतीस सागर के अवशेष। क्योंकि सारे पर्वत कैसे? नवीन मोड़दार वलित पर्वत श्रेणियां। और मोड़दार पर्वत कौन सी चट्टानों से बनेंगे? औषधि, और औषधि चट्टानें हमेशा कहाँ पाई जाती है? सागरीय भागों में। तो यहाँ पर तैतीस सागर था, तो उसमें दोनों ओर से आने वाली नदियां क्या ला रही थी? औषध। औषधों के परत दर परत जमाव से कौन सी चट्टानें बन गई? औषधि चट्टानें। और दोनों जब भाग एक दूसरे के आमने सामने खिसके तो उन चट्टानों पर क्या पड़ा? संपीड़नात्मक बल, और चट्टानों में क्या पड़ गए? मोड़ पड़ गए, और मोड़ पड़ने से यहाँ पर क्या बन गई? वलित मोड़दार पर्वत। तो ये तो 5 वलित मोड़दार पर्वत श्रेणियां, और साथ में मध्यवर्ती अक्षांशों की खारे पानी की झीलें, ये किसके अवशेष है? तैतीस सागर के अवशेष। तो 5 शब्दावली ली। पेंजिया क्या है? सातों महाद्वीप। पैंतालासा क्या है? प्रशांत महासागर। उसके बाद में अंगारा लैंड क्या है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ग्रीनलैंड और पश्चिमी द्वीप समूह। उसके बाद में गोंडवाना लैंड, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका, किसके अवशेष है? गोंडवाना लैंड के। और बचा कौन? तैतीस सागर। मध्यवर्ती अक्षांशों में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें, साथ में जीता जागता कौन? भूमध्य सागर। और मध्यवर्ती अक्षांशों की क्षैतिज रूप से जो पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली हुई है वलित मोड़दार पर्वत श्रेणियां, ये किसके अवशेष है? तैतीस सागर के अवशेष। तो ये इनके द्वारा प्रयुक्त शब्दावलियां, और इन शब्दावलियों के वर्तमान में ये अवशेष। ठीक है, किसके अनुसार? वेगनर महोदय के अनुसार। चलो नोट कर दो एक बार इनको। कल अपन ने कहाँ पे छोड़ा था कि भाई दो जो प्रमाण मिले उनको, है ना, उसके बाद में लिखो मान्यताएं। मान्यताएं, और मान्यताओं में पहले लिखो स्थलीय भाग गतिशील, स्थलीय भाग गतिशील व जलवायु कटिबंध स्थिर। स्थलीय भाग गतिशील व जलवायु कटिबंध स्थिर। जलवायु कटिबंध स्थिर। नेक्स्ट, सेकंड मान्यता, स्थलीय भाग स्थिर, स्थलीय भाग स्थिर व जलवायु कटिबंध अस्थिर, व जलवायु कटिबंध अस्थिर। जलवायु कटिबंध अस्थिर। और नीचे लिख दो पहली मान्यता को प्रभावी माना। 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 ठीक है, अगली लाइन में विस्थापन के लिए उत्तरदायी बल। विस्थापन के लिए उत्तरदायी बल। विस्थापन के लिए उत्तरदायी बल। उत्तरदायी बल। ठीक है, उसमें पहला तो कौन सा है? ज्वारीय बल। ज्वारीय बल, या फिर पूरा लिखना चाहो तो सूर्य व चंद्रमा का आकर्षण बल। ज्वारीय बल। और
यहीं पर साथ में लिख देना कि भाई यदि भाई पूछ भी ले कि भाई महाद्वीपों का विस्थापन जो हुआ कितनी दिशाओं में हुआ, तो वो 2 दिशाओं में हुआ, क्योंकि बल उत्तरदायी कितने 2, तो महाद्वीपों का विस्थापन भी कितनी दिशाओं में 2। अब इसी में जो अपन ने ज्वारीय बल लिखा, इसी ज्वारीय बल के सामने डैश लगा के लिख दो कि भाई ज्वारीय बल के कारण महाद्वीपों का कौन सी दिशा में विस्थापन हुआ, तो सामने लिख दो पश्चिम दिशा। इसके कारण जो महाद्वीप किसके, वो कौन सी दिशा में किसके, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में। ठीक है। और यदि अपन इसका उदाहरण लेना हो तो ये जो नॉर्थ अमेरिका और ये जो साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका किससे जुड़ा हुआ था, यूरोप से, और साउथ अमेरिका किससे, अफ्रीका से। ये दोनों महाद्वीप इन महाद्वीपों से अलग होकर कौन सी दिशा में खिसक गए, पश्चिम दिशा में। और ये कौन से बल के कारण, किसके, ज्वारीय बल के कारण। जबकि जो सेकंड बल है अपना कौन सा, गुरुत्वाकर्षण है बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महाद्वीप कौन सी दिशा में किसके, उत्तर दिशा की ओर। और उत्तर दिशा की ओर का ही परिणाम है कि पहले ये जो अफ्रीका प्रायद्वीपीय भारत कहाँ थे, दक्षिणी ध्रुव के पास में थे, तो ये उत्तर की ओर गतिशील जैसे जैसे होते गए, मध्यवर्ती भाग में जो तैतीस सागर था उसकी चट्टानों पर क्या पड़ा, संपीड़नात्मक बल। उसी का तो परिणाम है कि ये पर्वतों की अवस्थिति कैसी आ रही है, क्षैतिज आ रही है, जबकि ये पश्चिम में खिसके थे। और उसी का परिणाम था कि यहाँ पर जो पर्वत बने, यहाँ पर तो कौन सा, रॉकीज, और यहाँ पर कौन सा बना, एंडीज। तो इनकी अवस्थिति कैसी है, लंबवत है, जबकि उनकी कैसी है, क्षैतिज। लंबवत क्यों है, क्योंकि ये किधर किसके, पश्चिम में, और उनकी क्षैतिज क्यों है, क्योंकि वो किधर किसके, उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, ये कारण था। तो पहला लिख दिया उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है। और यदि एग्जाम्पल भी लिखना चाहो तो नॉर्थ व साउथ अमेरिका, वहीं पे लिख दो साथ, नॉर्थ व साउथ अमेरिका, नॉर्थ व साउथ अमेरिका। ठीक है। सेकंड बल लिखो, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल के सामने डैश लगा के कौन सी दिशा में किसका हुआ, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा। और उत्तर दिशा के सामने डैश लगा के लिखना चाहो तो अफ्रीका प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका प्रायद्वीपीय भारत। वैसे यदि अपन पर्टिकुलर भारत की बात करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की, तो प्रायद्वीपीय भारत जा रहा है उत्तर पूर्व दिशा में। लिख दिए। अब आगे लिखो प्रयुक्त शब्दावलियां, प्रयुक्त शब्दावलियां, प्रयुक्त शब्दावलियां, प्रयुक्त शब्दावलियां। ठीक है। अब शब्दावलियों में गोला बना के थोड़ी थोड़ी जगह भी रखना, ताकि जो एग्जाम्पल है वो वहीं पर पास में लिख सको। ये डायग्राम बना के फिर इनके एग्जाम्पल भी यहीं पे लिख लेंगे। पांचों शब्द लिख दिए।
ठीक है। पेंजिया जहाँ पर लिखा, पेंजिया के सामने तो एरो लगा के लिख दो सातों महाद्वीप। पेंजिया के अवशेष क्या है? सातों महाद्वीप। सातों महाद्वीप। पैंतालासा के एरो लगा के लिख देना प्रशांत महासागर। पैंतालासा के एरो लगा के प्रशांत महासागर। जो लोरेशिया या अंगारा लैंड लिखा, इसके सामने डैश लगा के नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, और एशिया के कोष्टक में प्रायद्वीपीय भारत के कटस लगा दो, क्रॉस का चिन्ह लगा दो वहीं पे, या फिर लिखना चाहो तो प्रायद्वीपीय भारत को छोड़कर। प्रायद्वीपीय भारत को छोड़कर, है ना। और इसके बाद में ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड के साथ में पश्चिमी द्वीप समूह है। ग्रीनलैंड और ग्रीनलैंड के साथ पश्चिमी द्वीप समूह है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, जिसमें प्रायद्वीपीय भारत को छोड़कर ग्रीनलैंड और पश्चिमी द्वीप समूह है। नेक्स्ट, गोंडवाना लैंड के पास में साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और लास्ट में अंटार्कटिका, लास्ट में अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ये हो गए गोंडवाना लैंड के। आगे लिखो तैतीस सागर, ठीक है, साइड में लिखना, थोड़ी जगह हो वहाँ पे, है ना। तैतीस सागर, तैतीस सागर में सबसे पहले तो लिखो भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। नेक्स्ट, मध्य अक्षांशों की खारे पानी की झीलें, मध्य अक्षांशों की खारे पानी की झीलें, मध्य अक्षांशों की खारे पानी की झीलें, मध्य अक्षांशों की खारे पानी की झीलें। और इसके बाद में हिमालय, हिमालय, आल्पस, हिमालय, आल्पस, एटलस, हिमालय, आल्पस, एटलस, एल्ब्रुज व जेग्रोस, एल्ब्रुज व जेग्रोस, एल्ब्रुज व जेग्रोस। और ये वाला जो है ये आल्पस और ये एटलस, और ये हिमालय। ये पांच पर्वत जो है क्षैतिज रूप से ये किसके अवशेष है? तैतीस सागर के, ठीक है। और आगे लिख लो पक्ष में प्रमाण, सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण। पक्ष में प्रमाण, इनकी कौन कौन से ऐसी बातें बताई जिनको देखने पर या समझने पर प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे लगा कि भाई वाकई में महाद्वीपों का क्या हुआ है? विस्थापन हुआ है। अब ये जो प्रमाण इन्होंने बताए, पहला प्रमाण जो दिया उसका नाम दिया जिग-सा-फिट। पहला प्रमाण कौन सा दे दिया? जिग-सा-फिट, ठीक है। ये इसे ही कहा जाता है
महाद्वीपों की साम्यावस्था। महाद्वीपों की साम्यावस्था। दूसरा जो प्रमाण दिया इन्होंने वो दिया चट्टानों व खनिजों में समानता। चट्टानों व खनिजों में समानता। तीसरा जो इन्होंने प्रमाण दिया वो दिया जीवाश्म में समानता। चौथा प्रमाण दिया लेमिंग जीव। पांचवा प्रमाण दिया टीलाइट। और छठवां प्रमाण दिया इन्होंने ग्रीनलैंड का विस्थापन। तो ये जो प्रमाण थे, इन प्रमाणों को देखने पर लगा कि वे वाकई में महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। पहला जो था जिग्सा फिट बोलते हैं, इसे बोल सकते हैं महाद्वीपों की साम्यावस्था। क्या बताया इन्होंने? सीधा सीधा कहा भाई कोई बात नहीं, मेरी बात को मत मानो, लेकिन मैं कहता हूँ वैसा काम कर लो, यदि नहीं लगे तो बता देना मेरे को। ये जो उत्तरी अमेरिका है और ये जो दक्षिणी अमेरिका है, इन दोनों को यहाँ से उठाओ और उठाने के बाद में दक्षिणी अमेरिका को तो कहाँ चिपकाओ? अफ्रीका के पास में। अब जैसे आप दोनों को पास में बिठाओगे तो ये जो दक्षिणी अमेरिका की जो ब्राजील उच्चभूमि है, ये ब्राजील उच्चभूमि का भाग किस में फिट हो जाएगा? गिनी की खाड़ी में। जहां पर आज गिनी की खाड़ी है, उस गिनी की खाड़ी में ब्राजील उच्चभूमि का भाग ठीक वैसे जुड़ जाएगा जैसे यदि अपन किसी संगमरमर के टुकड़े को तोड़ ले और तोड़ने के पश्चात वापस दोनों को बिठा दे एक पास में, तो दोनों ठीक वैसे जुड़ जाएंगे जैसे पहले जुड़े हुए थे। ठीक है। और इसी वापस प्राचीन अवस्था से वापस वर्तमान अवस्था में आ जाना क्या कहलाता है? महाद्वीपों की साम्य अवस्था कहलाती है। ठीक है। और इसी प्रकार जब उत्तरी अमेरिका को यहाँ से उठा के किसके पास बिठाते हैं अपन? यूरोप महाद्वीप के पास में, तो ये दोनों महाद्वीप आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक ऐसा ही बताया कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसको तो उठा के यहाँ से वापस लाओ, और ये जो मेडागास्कर है इसको यहाँ पे चिपकाओ, और इस ऑस्ट्रेलिया को जैसे आप यहाँ पे लाओगे तो मेडागास्कर तो इस भाग में फिट हो जाएगा। ठीक है। और ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये इसके इस वाले भाग में क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा, क्योंकि पहले ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रायद्वीपीय भारत और मेडागास्कर, ये तीनों इस भाग में क्या थे? अफ्रीका के साथ जुड़े हुए थे। तो इनको भी यदि अपन वापस उठा के लाते हैं तो ये भाग भी ठीक वैसे जुड़ जाएंगे जैसे संगमरमर की दो टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं। इस स्थिति को क्या नाम दे दिया? महाद्वीपों की साम्य अवस्था। दूसरा एग्जाम्पल या दूसरा प्रमाण क्या दिया? चट्टानों व खनिजों में समानता। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ब्राजील का पूर्वी किनारा है, ठीक है, और ये जो गिनी की खाड़ी वाला भाग है, ये अफ्रीका की कौन सी? दक्षिणी पश्चिमी किनारे वाला भाग। जब इन दोनों भागों की चट्टानों का अध्ययन किया गया तो दोनों भागों की चट्टानें क्या पाई गई? सेम पाई गई। चट्टानों के साथ साथ दोनों भागों की चट्टानों में जिन खनिज तत्वों का कंपोजिशन है, वो कंपोजिशन भी क्या पाया गया? सेम। अब वो सेम कब हो सकता है? जब प्राचीन काल में दोनों आपस में क्या रही हो? जुड़ी हुई रही हो, तभी दोनों में खनिज भी एक समान और चट्टानों की प्रकृति भी क्या पाई जाती है? एक समान। इसी कारण यहाँ पर ब्राजील का जो तटवर्ती भाग है, यहाँ पर भी प्लेसर निक्षेप, सोने का जमाव जो मिलता है वो महीन कणों के रूप में मिलता है यहाँ की बालू में, और इस पश्चिमी किनारे पर भी प्लेसर निक्षेप के जमाव पाए जाते हैं। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब प्राचीन काल में दोनों भाग क्या थे? आपस में जुड़े हुए थे। इसी के साथ दोनों ही किनारे वाले भागों पर जीवाश्म के जो अवशेष है वो भी क्या पाए गए हैं? समान पाए गए। अब जीवाश्म के अवशेष समान कब मिलेंगे? जब दोनों भाग आपस में जुड़े हुए और इस भाग पर प्राचीन काल में जो वनस्पति थी, उस वनस्पति के जीवाश्म यहाँ से क्या हो गए? प्राप्त हो गए। जिसमें आपको एक नाम ध्यान रखना है, और वो नाम क्या है? ग्लासोप्टेरिस। कौन सी वनस्पति के अवशेष मिले? ग्लासोप्टेरिस। और ग्लासोप्टेरिस जो वनस्पति होती है, ये होती है शीत प्रधान जलवायु की, लेकिन इसके अवशेष वर्तमान में कहां से मिले? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया से। जबकि पांचों आज कौन सी जलवायु में है? उष्णकटिबंधीय जलवायु में। जबकि अवशेष किसके मिल गए? ग्लासोप्टेरिस, जो शीत प्रधान जलवायु की वनस्पति थी। तो कब मिले? जब ये प्राचीन काल में पांचों आपस में क्या थे? जुड़े हुए थे। तो ये क्या प्राप्त हो गए? जीवाश्म अवशेष। जीवाश्म अवशेष के साथ साथ खनिजों में एक एग्जाम्पल जो आपको वाकई में शाश्वत सत्य लगता है, सोने की सबसे मुख्य और सबसे बड़ी खान कहाँ पर बताते हैं अपन? जोहान्सबर्ग। वहीं पर एक खान और पढ़ते हो आप, किम्बरले, जो हीरे की खान है। ठीक है। तो जोहान्सबर्ग की हीरे की खान। भारत में सोना कहाँ मिलता है? कर्नाटक, कोलार और हट्टी। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में सोने के लिए प्रसिद्ध दो खाने, कालगुल्ली और कुलगार्डी। ऑस्ट्रेलिया में जो दोनों सोने की खाने हैं, पर्थ के पास में कालगुल्ली और कुलगार्डी, ऑस्ट्रेलिया के कौन से किनारे पर है? दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर। कोलार और हट्टी कर्नाटक में भारत के कौन से किनारे पर है? पश्चिमी
किनारे पर, ठीक है। और ये जो जोहान्सबर्ग की खान है ये अफ्रीका के कौन से किनारे पर है? दक्षिणी पूर्वी किनारे। ये तो है पूर्वी किनारे पर, ये है पश्चिमी किनारे पर, और ये भी कहाँ पर है? दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर। जब तीनों स्थानों को आपस में चिपकाएंगे अपन तो तीनों सोने के स्थान एक जगह आएंगे। तीनों सोने के स्थान क्या होंगे? एक जगह आएंगे। यानी कि पहले जब ये तीनों खंड आपस में एक जगह थे तो सोने का एक ही भंडार था पूरा। सोने का क्या था? एक ही भंडार था। लेकिन जैसे ही तीनों भाग क्या हो गए? आपस में अलग हो गए, तो तीनों बहनें अपने अपना हिस्सा लेके चली गई, ठीक है। जब अपना अपना हिस्सा लेके चली गई तो तीन सोने के भंडार भी कितने हो गए? तीन जगह हो गए, एक अफ्रीका में, एक कर्नाटक में, एक कहां पर हो गया? दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। ये क्या है? खनिजों में समानता। और तीनों स्थानों का जो सोना है उसकी भी प्रकृति क्या पाई जाती है? एक समान प्रकार की पाई जाती है। इसके अलावा जो इन्होंने प्रमाण दिए वो कौन सा बताया? ठीक है, जीवाश्म। और उसके बाद में कौन सा बताया? लेमिंग जीव। लेमिंग जीव होता है चूहे जैसा, ठीक है, जो कहां पर पाया जाता है? स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में। ये प्रायद्वीप कौन सा है? स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, जिसमें नॉर्वे के साथ स्वीडन और स्वीडन के साथ फिनलैंड, ये देश आते हैं, ठीक है। तो इस स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप पर एक जीव पाया जाता है, कौन सा? लेमिंग जीव। जैसे अपने राजस्थान के केवलादेव घना पक्षी विहार में कौन सा आता है? साइबेरियन सारस। कहां से आता है? साइबेरिया से। इतनी दूरी तय करके आता है और प्रतिवर्ष आता है। अब प्रतिवर्ष एक ही जीव थोड़ी आता है कि भाई जो अब की बार आ गया वही अगली बार आएगा, ऐसा नहीं है ना। उनके क्या आएंगी? संतानें आएगी, उनकी पीछे वाली पीढ़ी आती जाएगी, ठीक है। यानी कि पता क्या चलेगा भाई? पूर्वज जिस दिशा में जा रहे थे उनके आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उसी दिशा में गमन करने का क्या करती है? प्रयास करती है। अब जैसे लेमिंग जीव की संख्या में क्या होती है? वृद्धि। ये जीव कौन सी दिशा में मूवमेंट करता है? पश्चिम दिशा में। क्योंकि पहले पश्चिम दिशा में क्या था? उत्तरी अमेरिका किससे जुड़ा हुआ था? यूरोप से। तो जब उत्तरी अमेरिका यूरोप से जुड़ा हुआ था तो ये जीव आसानी से कहां चले जाते थे? उत्तरी अमेरिका में। लेकिन अब बीच में कार्बोनिफेरस काल के पश्चात क्या हो गया? यहाँ पर किसका निर्माण हो गया? अटलांटिक महासागर का। तो दोनों के बीच में जलीय क्षेत्र आ गया, लेकिन जीवों की प्रकृति तो वही बनी हुई है। अब जीवों की प्रकृति जब वही बनी हुई है तो आज भी ये जीव जो है कौन सी दिशा में जाते हैं? पश्चिम दिशा में। लेकिन उत्तरी अमेरिका में पहुंचने की बजाय कहाँ पहुंचते हैं? स्वर्गलोक में। कहाँ पहुंचते हैं? स्वर्ग लोक में। क्योंकि बीच में कौन आ गया? अटलांटिक महासागर, और उसके जल में डूबकर मर जाते हैं। तो ऐसे किसी को शौक थोड़ी वे जानबूझ के डूब के मरेगा। लेकिन उनकी क्या है? प्रकृति बनी हुई है कि भाई पश्चिम दिशा में जैसे अपन चलेंगे कोई भूमि आएगी, उस भूमि पर अपना अपना निवास कर लेंगे। लेकिन इनको पता नहीं भाई केवल जल ही जल काफी क्षेत्र में आएगा, और इतने क्षेत्र को पार करने में असमर्थ होते हैं, और इस कारण जल में डूबकर क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो इनकी प्रकृति को वेगनर महोदय बैठे बैठे देख रहे थे, और इनकी प्रकृति को देखकर भी इसको भी क्या बना दिया? एक प्रमाण बना दिया। इसके बाद में एक जो बताया टी लाइट। टी लाइट क्या होता है? जो भी अपन ने पीछे लिखा हिमोड, ठीक है। यानी प्राचीन काल के हिमनद के जो साक्ष्य है, जो प्रमाण होते हैं, उन्हीं प्रमाणों को क्या कहा जाता है? टी लाइट कहा जाता है। तो किसी नवीन स्थान पर जब वो टी लाइट के जमाव मिलते हैं तो आज तो भले ही वो उष्णकटिबंधीय में हो सकता है, लेकिन प्राचीन काल में वो किसी में रहा होगा? शीत प्रधान जलवायु में। तो उसको भी क्या बना दिया? एक प्रमाण। और जो अपने कहां पर प्राप्त हो गया? पश्चिमी मरुस्थल में। और एक जो वर्तमान में जो सबसे मुख्य ग्रीनलैंड का विस्थापन। ये जो ग्रीनलैंड है जा किधर रहा है? उत्तरी अमेरिका, कनाडा की ओर गतिशील हो रहा है। और ग्रीनलैंड का जब आप दो प्रकार से देखते हो, एक तो भौगोलिक रूप से और एक प्रशासनिक रूप से। भौगोलिक रूप से किसके अंतर्गत आता है? ये भौगोलिक रूप से किस में आता है? कनाडा में। भौगोलिक रूप से किसका भाग है? कनाडा का। लेकिन प्रशासनिक रूप से किसका अधिकार है इसके ऊपर? डेनमार्क का। प्रशासनिक रूप से डेनमार्क का। और वर्तमान में किसके अंतर्गत आता है? भौगोलिक रूप से कनाडा के अंतर्गत। क्योंकि ये भाग पहले किसका था? यूरोप का। अब अलग होकर किधर जा रहा है? कनाडा की ओर गतिशील हो रहा है, और वर्तमान में भी जारी है। तो इस कारण से ये जो 7 इन्होंने प्रमाण बताए, इन प्रमाणों को देखने पर अपन को लगता है कि भाई वाकई में महाद्वीपों का क्या हुआ है? विस्थापन हुआ। थोड़ा थोड़ा विश्वास आपको नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को हुआ। और इस कारण से महाद्वीपों के विस्थापन के लिए सबसे सर्वमान्य सिद्धांत किसको बता दिया गया? वेगनर महोदय को। लेकिन अपने साथ में एक बात ये भी कही है कि भाई जब तक किसी सिद्धांत की आलोचना नहीं होगी तब तक वो सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आएगा। तो उससे पहले तो एक बात ये ध्यान रखना भाई, महाद्वीपों का विस्थापन का कार्यक्रम चालू तो कब हुआ? कार्बोनिफेरस काल में। लेकिन यदि आपसे पूछ ले महाद्वीपों ने अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कब कर लिया, तो वर्तमान स्वरूप यानी आज वाली स्थिति। और कौन से काल में प्राप्त करी? प्लेस्टोसीन काल में। क्योंकि हिमालय कब बना था? टर्शियरी में बना था। और टर्शियरी के बाद में कौन सा आ गया? प्लेस्टोसीन काल आ गया। तो प्रारंभ तो कार्बोनिफेरस, जो कार्यक्रम 35 करोड़ वर्ष पहले चला था वो आज से कितने 20 लाख वर्ष पूर्व जाके क्या हुआ? समाप्त नहीं हुआ, वर्तमान में भी क्या है? जारी है। ठीक है। अब जैसे ही इस बात की क्या की गई? इनकी आलोचना। तो आलोचना एक तो की गई किसके आधार पर? बल के आधार पर।
कि वेगनर महोदय ने बताया कि वे सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल लगा और पृथ्वी के जो महाद्वीप थे दो, कौन कौन से, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, किधर खिसक गए, पश्चिम दिशा की ओर खिसक गए। तो अब जो दूसरे भूगोलवेता है, भाई आलोचना तो करनी है तो कोई ना कोई कमी तो निकालनी पड़ेगी। अब दूसरे भूगोलवेता क्या कहे कि भाई चलो भाई मान लिया आपके अनुसार भाई सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण महाद्वीप खिसक सकते हैं, लेकिन महाद्वीप तभी खिसक पाएंगे जब वर्तमान में सूर्य और चंद्रमा का जितना ज्वारीय बल पृथ्वी पर लग रहा है उस बल का कितना गुना लगता, 90 अरब गुना। वर्तमान में भी लग रहा है बल तो, जिसके कारण ज्वार भाटा आ रहा है, ठीक है। लेकिन कब खिसकते हैं महाद्वीप, जब वर्तमान बल का कितना लगता, 90 अरब गुना। और यदि इतना बल यदि सूर्य और चंद्रमा का लग जाए तो पृथ्वी घूमना 1 वर्ष में बंद हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पृथ्वी तो प्राचीन काल में भी घूम रही थी, वर्तमान में भी घूम रही है। तो आपकी यहाँ पर क्या है, कमी है, इस बात को समझा वो मैं। तो इस बात को वेगनर महोदय समझाने में क्या हो गए, असमर्थ हो गए, तो उनकी क्या कर दी गई, आलोचना कर दी गई, ठीक है। दूसरी बात बताएगी भाई, एक कह रहे भाई महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है और ऊपरी जो कठोर भाग है वो नीचे वाले द्रव भाग के ऊपर तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील हो रहा है। तो जब ऊपरी सतह जब आसानी से तैर रही है तो जब तैरती सतह के ऊपर पर्वत कैसे बन गई, पहली बात तो, क्योंकि जब तक कहीं पर चट्टानों के मार्ग में अवरोध नहीं आएगा तब तक पर्वत श्रेणियों का निर्माण नहीं हो सकता। और जब आप ही तो कह रहे हो भाई ऊपरी कठोर सतह नीचे वाली द्रव सतह के ऊपर तैर रही है और तैरने वाली सतह के मार्ग में पहली बात तो अवरोध कैसे आएगा, और जब तक अवरोध नहीं आएगा तब तक पर्वत श्रेणियां नहीं बनेगी। तो फिर ये हिमालय आल्प्स बन कहां से गए। तो इन दो बातों को लेकर इनकी क्या गई, सिद्धांत की आलोचना की गई। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो सिद्धांत था आज का सबसे सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। तो ये तो महाद्वीपों की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन। सबसे विशेष अपन को जो ध्यान रखना है, एक तो जो सबसे पहले इसके जो विचार है उनको ध्यान में रखना है, और विचारों के बाद में सबसे मुख्य अपन को ध्यान रखना है इनकी शब्दावलियां। जो 5 शब्दावलियां थी वो कौन कौन सी थी, उन शब्दावलियों के वर्तमान में अवशेष इनके क्या क्या माने जाते हैं। तो ये हो गया अपना कौन सा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब अपन एक टेबल तैयार करेंगे जिसमें अपन लिखेंगे सातों महाद्वीप, उनका क्षेत्रफल, उनकी प्रतिशत, उनकी सबसे ऊंची चोटी, उनकी सबसे नीची चोटी, और उसके बाद में जनसंख्या के आधार पर क्रम, ठीक है। तो एक टेबल जिसमें अपने मैक्सिमम में एक मैक्सिमम जो है एक क्वेश्चन तो आपका श्योर उस टेबल से बन जाता है कि मैक्सिमम इजी लेवल के जो क्वेश्चन बनते हैं वो तो सीधा सीधा यही पूछ लेता है कि वे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे नीचा स्थान कौन सा है, क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा क्रम है, और जनसंख्या के आधार पर कौन सा स्थान माना जाता है। तो आज के लिए मेरे हिसाब शायद इतना ही, बाकी बातें ठीक।